जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हाल ही में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया अफ्रीका समिट का आयोजन हुआ। 2 दिनों तक चलने वाले इस समिट के उद्घाटन सत्र में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो 6 अफ्रीकी देशों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराएंगे और इसके साथ साथ पुतिन ने यह भी कहा कि उनका देश यूक्रेनी अनाज का जगह ले सकता है, क्योंकि इनको उम्मीद है कि इस साल रूस में रिकॉर्ड स्तर पर फसल का उत्पादन हो सकता है। हालांकि इनके इस बयान को लेकर कई लोगों ने प्रश्न भी उठाया और कहा कि यह संभव नहीं है। इस समय साथियों 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तो जो ब्लैक सी ग्रेन डील था उससे रशिया बाहर हो गया है। दूसरी तरफ भारत ने अपना गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है और इस टॉपिक पे हमने अभी कुछ दिन पहले वीडियो किया था और उसमें आपको दिखाया था कि कैसे ये वर्ल्ड लेवल पे यानी कि वैश्विक स्तर पर साथियों प्रभाव डाल सकता है। आपने देखा होगा कि कई जगहों पे चावल की जमाखोरी शुरू हो जाती है और जो चावल के थैले के दाम $15-16 थे उसमें साथियों $30 कहीं $35 हो जाते हैं, यानी कि ये साथियों उस समय तुरंत प्रभाव उसका देखने को मिला था। अब तो साथियों ये जो 2 बड़ी घटनाएं हैं उसको लेकर चिंता हो रही है कि कहीं हमें वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट जैसी स्थिति देखने को न मिले। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम वैश्विक खाद्य संकट को टालने के लिए अधिकतम प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि रूस खाद्य संकट को टालने के प्रयास कर रहा है, ऐसा पुतिन ने कहा। पुतिन ने कहा कि रूस अगले 3 से 4 महीनों में बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, एरिट्रिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य को 50,000 टन तक अनाज सहायता भेजने का इरादा रखता है। एक बात समझिएगा साथियों, अब जब इस तरह के साथियों घटना हुए हैं तो होगा क्या कि साथियों अनाज के कीमत बढ़ जाएंगे, कीमत बढ़ेंगे साथियों, खाद्य संकट जैसी स्थिति देखने को मिलेगा और इसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे वो अफ्रीकी देश के लोग, अफ्रीकी महाद्वीप के जो देश हैं वो करने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो अभी आय है या तो निम्न आय वाले देश हैं या मध्यम आय वाले देश हैं, तो इनको साथियों कहीं ना कहीं परेशानी होने वाला है। अब क्या है कि साथियों इस समिट के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, रशिया अफ्रीका समिट के बारे में, तो देखिए बात करें तो पहली बार ये जो समिट हुआ था वो 2019 में हुआ था रूस के सोची में 23-24 अक्टूबर के बीच। और उस समिट में देखा गया कि साथियों लगभग 43 राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था और वही इस बार जो 2023 में सेंट पीटर्सबर्ग में समिट हुआ है उसमें देखा गया कि साथियों सिर्फ 17 राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया और बाकी जो देश हैं 32 देशों के या तो अधिकारी थे या राजदूत थे, इन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया और ये जो संख्या है साथियों वो एक अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। अब हालांकि रूस के तरफ से ये कहा गया है कि देखिए पश्चिमी देश जो हैं वो इन देशों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप इस तरह के समिट में भाग ना लीजिए। और थोड़ा सा अगर इस समिट के बारे में और बातचीत करें तो देखिए इसमें कहा गया रूस की तरफ से कि जो रूस के विश्वविद्यालय हैं उनमें अफ्रीकन जो विद्यार्थी हैं उनकी जो एडमिशन्स हैं वो और भी ज़्यादा होंगे और अफ्रीकन देशों में कहा गया है कि जो रूस की राज्य समाचार मीडिया है उसके कई ब्यूरो खोले जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अब बात करें तो इस समिट में साथियों 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पे और चर्चा होने वाली है। एक तो यूक्रेन के पीस प्रपोजल पे चर्चा होगा कि नहीं भाई जल्दी से जल्दी शांति स्थापित किया जाए, और इसके साथ साथ वेगनार ग्रुप को लेकर अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था कि यही वेगनार ग्रुप रूस में ही साथियों विद्रोह करने का प्रयास किया था और अब ये वेगनार ग्रुप जो है वो आपके अफ्रीकी देशों में साथियों हैं, इनके जो सैनिक है, भाड़े के जो ये सैनिक है, प्राइवेट जो एक प्रकार से ये आर्मी है वहाँ की, ये वेगनार ग्रुप के लोग आपको अफ्रीकी देशों में देखने को मिलेंगे कई जगहों पे। हालांकि कहा जा रहा है कि बड़े दिनों के बाद इस समिट में जो वेगनार ग्रुप के मालिक हैं येवेगिनी प्रिगोजिन वो साथियों देखने को मिले हैं। हालांकि रूस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अफ्रीकी देशों में वेगनार ग्रुप अपना काम करना शुरू रखेगी, क्योंकि लोगों को चिंता है कि भाई जब इस तरह की घटना रशिया में हो सकता है साथियों तो कहीं अफ्रीकी देश में भी साथियों इनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर साथियों खतरा है। लेकिन इसके ऊपर कह दिया गया है कि नहीं भाई ये अभी अपना काम जो है वो शुरू रखेंगे, ठीक है, अफ्रीकी देशों में। अब देखिए साथियों थोड़ा सा हम लोग ब्लैक सी ग्रेन डील के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में ये 3 साथियों बंदरगाह हैं, ओडेशा, इसके साथ साथ आपके जो यूजेनी है जिसे साथियों और भी एक नाम से जाना जाता है, उस नाम को कहते प्यूडेनी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो यूजेनी बंदरगाह है इसे प्यूडेनी के नाम से भी जाना जाता है। और एक देख सकते हैं आपका ये चोर्नोमोर्स्क है। अब क्या है कि साथियों फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और याद रखिएगा रूस और यूक्रेन दुनिया भर में साथियों अनाज आपूर्तिकर्ता में 2 बड़े देश हैं। यहाँ पे साथियों क्या है, ये ब्लैक सी है, ठीक है, ये ब्लैक सी आप देख रहे हैं, ये क्रीमिया रशिया कंट्रोल किया है, ठीक है, इधर रशिया आप देख रहे हैं, यूक्रेन देख रहे हैं, ये इस्तांबुल है साथियों, ये तुर्की, ठीक है, तुर्की का इस्तांबुल।
अब हुआ क्या कि साथियों यूक्रेन से अनाज निकालना है और कोई भी साथियों शिप जो है वो बिना परमिशन के इधर एंट्री लेगी नहीं, क्योंकि इधर कंट्रोल रशिया का है। और रशिया भाई अभी कह दिया, जैसे साथियों डील से बाहर हुआ तुरंत कह दिया कि देखो भाई अगर इधर जहाज आई तो समझा जाएगा कि कहीं ये हथियार ले जाने वाली जहाज है, या क्योंकि अब हम डील से बाहर हो गए हैं भैया। अब हुआ क्या कि साथियों संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने मध्यस्थता करके ये इस डील पर हस्ताक्षर हुआ, जो आपका ब्लैक सी ग्रीन डील है, कि भाई यहाँ से कम ये आश्वासन मिल सके कि इन तीनों बंदरगाह से, जिसके ऊपर साथियों एक प्रकार से रशिया का कंट्रोल है, इस युद्ध के बाद जुलाई महीने में साथियों शायद ये डील हुई थी, कि कम से कम इस बंदरगाह में जो प्रवेश करने वाले जहाज हैं या यहाँ से जो आने जाने वाले जहाज है उसके ऊपर किसी भी तरह का हमला ना किया जा सके। हालांकि उसमें एक और डील पर हस्ताक्षर हुआ था जिसमें यह था कि रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हैं उसका भी प्रभाव कम किया जाए। यहाँ पे साथियों जो मेन मोटो था संयुक्त राष्ट्र का वो यही था कि यूक्रेन से अनाज आता रहे, क्योंकि उस समय साथियों अनाज की जो कीमत है वो बढ़ने लगे थे। लोग साथियों इसको लेकर चिंता में थे, क्योंकि भाई ये दोनों देश भाई युद्ध में बिजी हो गए और इधर साथियों रशिया का कंट्रोल है। रशिया साथियों अगर इस पर हमला कर देगा, अगर कोई शिप जा रही है उसके ऊपर हमला हो जाए तो फिर साथियों क्या फायदा होने वाला है। तो कम से कम इतना आश्वासन मिल गया कि नहीं भैया ठीक है, यहाँ से अनाज जो है वो इस रूट से, आप देख सकते हैं इस रूट से इस्तांबुल होते हुए, यहाँ पे आपको पता है कि बॉस्फोरस स्ट्रेट है, बॉस्फोरस जल संधि जो ब्लैक सी और जो सी ऑफ मरमरा है इन दोनों को जोड़ता है। फिर इधर से साथियों आप निकल जाएंगे बाहर लेकर, जहां आपको अनाज जाना है, अफ्रीकी देशों में जाइए या जहां भी पश्चिमी देशों में पहुंचाना है पहुंचाते रहिए। अब 1 साल के लिए साथियों डील था। अब जैसे ही साथियों 1 साल पूरा हुआ, आपका जो रूस है वो इस डील से बाहर निकल गया। ठीक है, इस डील से बाहर निकल गया। और रूस ने इस डील से बाहर क्यों निकला? इसने कहा कि देखिए भैया इस सौदे के विस्तार की शर्तें पूरी नहीं हुई, जो साथियों इस डील में शर्तें थी वो पूरा नहीं हो पाया। कहा गया कि देखिए भैया रूसी कृषि बैंक पर लगे प्रतिबंधों को खत्म करना चाहते हैं, वो भी काम नहीं हो पाया। इसके साथ साथ अन्य मांगों में कृषि मशीनरी और भागों की आपूर्ति फिर से शुरू करना, बीमा और पुनर्बीमा पर प्रतिबंध हटाना, तोगला यहाँ पे आप देख सकते हैं तोगली पट्टी ओडिशा अमोनिया पाइपलाइन को फिर से शुरू करना, और खाद्य और उर्वरक निर्यात में शामिल रूसी कंपनियों की संपत्ति और खाते को अनलॉक करना शामिल है। यानी कि ये जो कार्य थे साथियों, ये जो शर्तें थी ये डील में साथियों, इसके ऊपर रूस को कुछ फायदा नहीं हुआ। रूस ने कहा कि देखो भैया हमारा भी निर्यात रुका हुआ है, हम तुम्हारे निर्यात के चक्कर में पड़े हैं और हमारा निर्यात साथियों रुका हुआ है, और जो भी शर्तें थी साथियों वो पूरा नहीं हो पाई। रशिया साथियों इस डील से बाहर हो गया। अब जब रशिया डील से साथियों बाहर हो गया है तो अब इसमें एंट्री कौन लेगा? क्योंकि साथियों जो जहाज है वो प्रवेश लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि हो सके भाई जहाज जाए रशिया इसके ऊपर हमला कर दे, क्योंकि रशिया ने साफ कह दिया कि भैया देखो अगर कोई इसमें आएगा भी तो हम समझेंगे कि ये कहीं हथियार वाले हैं, हथियार ले जाने वाले कहीं शिप तो नहीं है, लाने वाले शिप तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब साथियों ये डील हुआ था तो बाकायदे जहाज की निरीक्षण होती थी, रशिया, तुर्की, यूक्रेन, यूएन के निरीक्षक की टीम बनी थी और वो सभी लोग इन जहाज़ों का निरीक्षण करते थे और बाकायदे निरीक्षण करके साथियों यहाँ पे इधर से साथियों अनाज का सप्लाई होता था। कहा जा रहा है कि साथियों जुलाई तक लगभग 33 मिलियन टन के आसपास जो है यहाँ से अनाज जो है वो निकल चुके हैं। ठीक है, अनाज का यहाँ से निर्यात हुआ है। यूके ने कहा था कि 61% जो अनाज है वो निम्न और मध्य आय वाले जो देश है वहाँ पे पहुँचा है, उसमें से 65% अनाज जो थे वो गेहूँ थे। ठीक है, गेहूँ थे। अब देखिए साथियों जब ये डील शुरू हुआ तो उसमें कहा जा रहा है कि वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इनके तरफ से साथियों बहुत भारी मात्रा में यूक्रेन से अनाज खरीदा गया था और फिर अफगानिस्तान, इथोपिया, सोमालिया, सूडान जैसे देशों में साथियों इसको भेजा गया था। और उसका परिणाम बताया जा रहा है कि देखिए जो उस समय अनाज की कीमत एक उच्च स्तर पर चल रही थी $1360 के आसपास साथियों, उसमें काफ़ी निचले स्तर पर गिरावट देखने को मिली, यानी कि इसका तुरंत साथियों हमें परिणाम देखने को मिला। हालांकि रशिया कहता है कि सिर्फ 4% गरीब देशों में अनाज जा पाया। ठीक है, 4% ही गरीब देशों में अनाज गया। ठीक है, ये साथियों बातें हैं। अब साथियों क्या है कि अब इस डील से बाहर हो गया, अब अनाज यहाँ से निर्यात होना बिल्कुल मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि कोई साथियों शिप जाएगा नहीं। और अगर बात करें तो देखें यहाँ पे अगर जो आप यूक्रेन देख रहे हैं तो इसके आसपास के जो देश देख रहे हैं, पोलैंड हुआ, ठीक है, पोलैंड हुआ, फिर उसके बाद बात करें तो रोमानिया। अब वहाँ से साथियों ले जाना जो है बाकी थोड़ा सा मुश्किल का कार्य है, एक अगर वैकल्पिक सोर्स को हम देखें तो। ठीक है, इस तरीके से होता है कि साथियों ब्लैक सी के माध्यम से इधर आप आ जाएंगे और इधर साथियों बोस्फोरस स्ट्रेट के माध्यम से, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, देखिए इस मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस्तांबुल होते इधर से आप निकल कर, ठीक है, ये सी ऑफ मरमरा, फिर इधर मेडिटेरियन सी, इस तरीके से आपको जहाँ जाना है फिर आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है साथियों ये सारी बातें समझे होंगे। और अब देखिए साथियों हालांकि कोशिश में है यूएन फिर से कि एक बार इस डील को फिर से शुरू किया जाए, यानी कि इसमें रशिया को लाया जाए और अनाज से यूक्रेन से जो अनाज है वो निर्यात चलता रहे, वो रुके मत। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस पर आपका क्या विचार है? आप भी अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।